नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापकों में रहे दिवाकर भट्ट का मंगलवार को निधन हो गया। हरिद्वार स्थित उनके आवास पर मंगलवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से न्यूरो की समस्या से पीड़ित चल रहे थे। दिवाकर भट्ट यूकेडी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दिवाकर भट्ट ने यूकेडी के सदस्य रहकर राज्य स्थापना आंदोलन में भाग लिया। दिवाकर भट्ट को फील्ड मार्शल भी कहा जाता था। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत यूकेडी से ही की। बाद में कुछ समय तक बीजेपी में भी सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन बाद में फिर यूकेडी में वापस लौट आए। वो राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके थे। उत्तराखंड की सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक सदस्य रहे दिवाकर भट्ट 79 साल की आयु में मंगलवार को दुनिया छोड़ गए। ट्रेड यूनियन नेता के तौर पर पॉलिटिकल सफर शुरू करने वाले दिवाकर भट्ट को उनके एग्रेसिव तेवर के चलते यूकेडी के संरक्षक इंद्रमणि बडोनी ने फील्ड मार्शल कहा था। उत्तराखंड राज्य के गठन को लेकर दिवाकर भट्ट टिहरी जिले की एक बहुत ऊंची चोटी खैट पर्वत पर चले गए थे। इसका असर ये हुआ कि तत्कालीन रण सिंह राव के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने उनको बातचीत के लिए बुलाया। अपने करियर में दिवाकर भट्ट सिर्फ एक बार 2007 में देवप्रयाग सीट जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और उस दौर में जब बीसी खंडूरी के नेतृत्व वाली सरकार को बाहरी विधायकों के सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो यूकेडी विधायक भट्ट आगे आए। बदले में उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। अगले 5 सालों में भट्ट बीजेपी के इतने करीब पहुंच गए कि 2012 का चुनाव उन्होंने बीजेपी के सिंबल पर लड़ा, लेकिन हार गए। यूकेडी के नेता तब उनसे खासे नाराज हुए। 2017 में एक बार फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भट्ट हार गए। अपना आखिरी चुनाव उन्होंने साल 2022 में यूकेडी के सिंबल पर देवप्रयाग से लड़ा, पर बाजी हाथ नहीं लगी। धीरे धीरे उनकी सेहत गिरती चली गई। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक अपने अंतिम दिनों में दिवाकर भट्ट न्यूरो की दिक्कत के कारण परेशान रहे। देहरादून के निजी अस्पताल में उनका इलाज चला, लेकिन सरवाइव नहीं कर पाए। भट्ट अपने पीछे पुत्र और परिवार छोड़ गए हैं। वो उस दौर के नेता थे जिन्होंने संघर्षों के साथ राजनीति की। वो यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष रहे। यूकेडी बेशक अब उत्तराखंड में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर पिछड़ गई है, लेकिन दिवाकर भट्ट सरीखे नेता पार्टी की पहचान को जिंदा रखे हुए थे। अनुपम त्रिवेदी, न्यूज 18, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान देने और शोक संतृप्त परिजनों को असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि दिवाकर भट्ट के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। राज्य निर्माण आंदोलन से लेकर जनसेवा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य सदैव अविस्मरणीय रहेंगे। वहीं दिवाकर भट्ट के निधन के बाद यूकेडी के अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती का कहना है कि उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। हमें गर्व है कि हमने उनके नेतृत्व में कई आंदोलनों में सहभाग किया है। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता और संस्थापक सदस्य काशी सिंह रेड्डी ने भी पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि वो हमेशा पहाड़ के हितों का सोचते थे। उनका जाना उत्तराखंड के लिए एक बड़ी क्षति है। उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक सदस्य फील्ड मार्शल स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी आज हमारे बीच नहीं रहे। पृथक राज्य में जो उनका योगदान रहा, उत्तराखंड के इतिहास के पन्नों में वो हमेशा अमर रहेंगे। आज हमारे बीच से उत्तराखंड राज्य आंदोलन का भी और उत्तराखंड राज्य की बेहतरी के लिए काम करने वाला एक बहुत बड़ा नेता दिवाकर भट्ट हमारे बीच से चले गए हैं। वही दिवाकर भट्ट के निधन पर बीजेपी और कांग्रेस ने भी शोक व्यक्त किया है। उत्तराखंड के विकास के लिए किन विषयों को आगे बढ़ाया जाए, इस पर हमेशा उनका फोकस रहता था। प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, उस समय भी उत्तराखंड राज्य के हितों के विषय उनके मन मस्तिष्क में रहते थे। आज हम लोग काफी दुखी हैं
बहुत ही दुखद है, कष्ट देने वाली है और निश्चित रूप से उन सभी लोगों को विचलित करती है, उन सभी लोगों को दुख पहुंचा रही है जो कि उन्हें इस रूप में हमेशा जानते हैं। गुरु देहरादून में गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रेस कोर्स में बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने गुरुद्वारे में मत्था टेक कर प्रार्थना की और शब्द कीर्तन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि धर्म और मानवता की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर का महान बलिदान आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का टॉय गन लेकर विरोध प्रदर्शन करना और हरीश रावत का बूथ की जिम्मेदारी मांगना, ये दोनों ही घटनाएं बीजेपी को खटक गई हैं। तो दोनों ओर से की गई बयानबाजी से सियासत और तेज हो गई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। लेकिन ये सरकार मजबूर न करे कि हम अपनी माताओं की, बहनों की, अपने नौनिहालों की रक्षा के लिए मजबूरन अपने हाथों से हमें हथियार न उठाने पड़े। उत्तराखंड में इन दिनों जंगली जानवर और खासकर भालुओं का आतंक छाया हुआ है। जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों पर वन विभाग की नाकामी को आड़े हाथ लेते हुए शुक्रवार को गणेश गोदियाल टॉय गन लेकर मैदान में उतर पड़े थे। तो 79 साल के पूर्व सीएम हरीश रावत ने उम्र का हवाला देते हुए पार्टी से कहा कि उन्हें देहरादून के आसपास किसी बूथ की जिम्मेदारी दे दी जाए। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का संगठन ठप है और पूर्व सीएम अब बूथ अध्यक्ष बनने की कतार में हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष नकली बंदूक लेकर अपने ही कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं। कांग्रेस का संगठन अभी 3 लोगों का बना है और 3 लोगों के संगठन के बाद जिस प्रकार हल्ला मचा हुआ है वो सर्वविदित सब लोग जानते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी को हाथ में एक नकली बंदूक लेकर अपने कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ। कभी मैं देख रहा हूँ कि जो व्यक्ति प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों वो ये मैसेज दे रहे हैं कि हम बूथ पे कार्यकर्ता नहीं है, वो बूथ अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं। महेंद्र भट्ट के बयान के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तंज कसा और कहा कि महेंद्र भट्ट तो हमेशा हल्की बात करते हैं, वो देहरादून में बैठकर पहाड़ की समस्याओं को भूल गए हैं। तो हरीश रावत ने भी चुटकी ली और कहा सिर्फ मेरे बूथ पर उतरने से महेंद्र भट्ट परेशान हो गए। यदि कांग्रेस के सारे नेता बूथ पर उतर आए तो उनकी बौखलाहट और बढ़ जाएगी। वो हमेशा इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो बहुत हल्की बात करते हैं। मजाक का भी कोई समय होता है, सिचुएशन होती है। तो पता नहीं किस सेंस में उन्होंने ये बात की, कैसे की कि वो अपने कार्यकर्ताओं को मैं डरा रहा हूँ। उन्हें पता नहीं है कि आज पहाड़ में कितना त्राहिमाम मचा हुआ है। उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी। ऐसा तो नहीं है कि देहरादून आकर उनकी पहाड़ की जो पुरानी यादें होंगी वो उनकी स्मृति पर नहीं रह पाई हैं। महेंद्र भट्ट जी और उनकी पार्टी जब बूथ को जानती भी नहीं थी, कांग्रेस उस समय से बूथ की पार्टी है। कि कांग्रेस नीचे ग्रासरूट से इवॉल्व होकर के उठने वाली पार्टी है। और अभी तो खैर मैंने ही कहा है बूथ पर जाऊंगा करके। यदि सभी लोग कहने लग जाएंगे कांग्रेस के तो उस दिन महेंद्र भट्ट जी और भाजपा के आधे लोग जो है परेशान हो जाएंगे और पागल खाने की तरफ न चले जाएंगे। 2027 की ओर बढ़ते कदमों के साथ बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक वॉक युद्ध हर दिन नया मोड़ ले रहा है। दोनों तरफ से चालें भी तेज हैं और शब्दबाण भी, लेकिन जनता सब कुछ देख भी रही है और सुन भी रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। वहीं मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि भालुओं और अन्य वन्य जीवों के हमलों में घायल व्यक्तियों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी।
सीएम ने कहा कि हर घायल को समय इलाज दिलवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम ने प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, निगरानी बढ़ाने और स्थानीय लोगों को जागरूक करने पर भी जोर दिया। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही वन्यजीव हमलों में मृतकों के परिजनों को दी जाने वाली मुआवजा राशि 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर चुकी है। देखिए, इसके लिए वन विभाग समेत मुख्य सचिव और सारे लोगों के साथ हमने यहाँ बैठक करी है। ये वास्तव में बहुत हमारे लिए चुनौती भी है और बहुत जिन लोगों को भालू ने हमला किया है उनके लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। और हमने कहा है कि जहाँ मानव वन्य जीव संघर्ष में जो धनराशि पहले 4 लाख रुपए दी जाती थी, हमने उसको 10 लाख रुपए किया है। इसके साथ ही जिनको भी ऐसे हमले का शिकार होना पड़ा है, उन सभी के समुचित स्वास्थ्य के लिए, उनकी पूरी देखरेख के लिए और उनके जितना भी जो भी उसमें धनराशि खर्च होगी वो सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। देहरादून में जीएसटी विभाग के एक कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत मेगा लकी ड्रॉ के विजेताओं को इनाम बांटे। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और यही परिणाम है कि खनन का राजस्व 400 करोड़ से बढ़कर 1200 करोड़ हो गया है और राज्य का आर्थिक दर बढ़ने पर केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को 200 करोड़ इनाम के तौर पर दिया गया है। और शायद बहुत सारे कम लोगों को पता था कि खनन के क्षेत्र में एकदम से जो राजस्व में वृद्धि हुई है, नई जो उसमें हमने नवाचार किया है, सीधे हमारा जो साल भर का जो हमारा राजस्व प्राप्ति होती थी वो 400 करोड़ से बढ़कर सीधे 1200 करोड़ में पहुंच गई है। और हमने जो अनेक नए प्रावधान उसमें किए हैं राज्य के राजस्व के संग्रहण में वृद्धि करने के लिए भी और लोगों की सुविधा के लिए भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मनरेगा श्रमिकों के कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण की शुरुआत की। सीएम ने कहा कि इस कदम से मनरेगा श्रमिक बोर्ड की सभी सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं जैसे स्वास्थ्य सहायता, बच्चों की शिक्षा, बेटियों की शादी का लाभ ले सकेंगे। राज्य में 16.3 लाख मनरेगा श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें से 9.5 लाख सक्रिय हैं, लेकिन कर्मकार बोर्ड में 5.35 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनकी संख्या बढ़ेगी। साल में 90 दिन काम करने वाले श्रमिक भी अब योजनाओं के दायरे में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस अब पुराने ढांचे को उखाड़ फेंकते हुए नए चेहरे सामने लाने में जुट गई है। प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट की तलाश अब उत्तराखंड टैलेंट हंट के जरिए होगी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में मंगलवार को हुआ ये कार्यक्रम अपने आप में बड़ा संकेत दे गया। पार्टी ने साफ कर दिया कि पुराने कमजोर और निष्क्रिय चेहरों का अब और बोझ नहीं ढोया जाएगा। मौजूदा मीडिया विंग को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। अब पार्टी 7 दिन तक आवेदन लेगी, कड़ी स्क्रूटनी होगी, 2 चरणों में इंटरव्यू होंगे और जो चेहरे दमदार साबित होंगे उन्हें 2 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर 25 दिसंबर से ये नई मीडिया ब्रिगेड सीधे मैदान में उतार दी जाएगी। पार्टी का कहना है कि ये टीम बीजेपी की हर बयानबाजी, हर प्रोपेगेंडा का सीधा धारदार जवाब देने में सक्षम होगी। राहुल गांधी जी, खड़गे जी के नेतृत्व में उत्तराखंड पूरे राज्य भर से जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के लिए मीडिया डिपार्टमेंट प्रतिभा की खोज में लगा हुआ है और यह आज से 7 दिन तक एप्लीकेशन मांगी जाएंगी और एप्लीकेशन मांगने के बाद स्क्रूटनी प्रोसेस और फिर 2 स्तर पर इंटरव्यू और एक चीज जो पहले छूट गई थी कि 2 दिन का ट्रेनिंग का सेशन भी रहेगा राज्य स्तर का, ताकि आने वाले चुनाव के लिए और भविष्य के लिए जिस तरह से हमें प्रवक्ता चाहिए उन प्रवक्ताओं को हम ट्रेंड करके भाजपा की झूठ की फैक्ट्री को बंद करने का काम आज से ही शुरू कर रहे हैं। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पहले ही कार्यकर्ता विहीन हो चुकी है, उसके पास टैलेंट बचा ही नहीं है। सिर्फ प्रवक्ता या पैनलिस्ट के लिए नहीं,
कांग्रेस को हर चीज के लिए टैलेंट हंट कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस आज अपने प्रवक्ताओं के लिए, अपने पैनलिस्ट के लिए टैलेंट हंट करने जा रही है। टैलेंट तो सारा लगभग उनकी पार्टी से निकल चुका है, तो इसलिए टैलेंट की जरूरत उन्हें खास तौर पर है ही। और सिर्फ प्रवक्ताओं के लिए नहीं, मुझे लगता है मीडिया के लिए नहीं, आज कांग्रेस को हर तरीके से जरूरत है टैलेंट की। 2027 की लड़ाई कांग्रेस के लिए सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि अस्तित्व को बनाए रखने की जंग भी है। इसलिए कांग्रेस अब नए तेवर और नए चेहरों के साथ मैदान में उतरने का मन बना चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण और यहां से संचालित होने वाली रेल सेवाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। वहीं रेल मंत्री ने रामनगर स्टेशन के पहाड़ी शैली में निर्माण और सौंदर्यीकरण पर सकारात्मक सहमति दी है। साथ ही यहां से नई रेल सेवाओं के संचालन को लेकर बातचीत हुई है। अनिल बलूनी ने कहा कि यह पहल गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की जनता की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने और उन्हें आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक रेल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। वो पहाड़ी शैली से जो स्टेशन बना, तो इसको आपके वहाँ पर जिस तरह से पहाड़ की शैली है, आर्किटेक्चर है, उस हिसाब से इसका विकास कर रहे हैं। ये है। और एक ट्रेन यहाँ से रामनगर से देहरादून के लिए लोकल टाइम, अच्छा, वो कनेक्ट राजधानी से कनेक्ट हो जाए। आगे बढ़ते हैं। भगवान बद्री विशाल के कपाट मंगलवार को शुभ मुहूर्त पर बंद कर दिए गए। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही उत्तराखंड में स्थित चारों धाम की यात्रा विधिवत रूप से संपन्न हो गई है। देखिए रिपोर्ट। मंगलवार को 2:56 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। इस दौरान जय बद्री विशाल के जयकारों से पूरा धाम गूंज उठा। हजारों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। मंदिर को करीब 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। 21 नवंबर से बद्रीनाथ धाम में पंच पूजाएं शुरू हो गई थी। गणेश मंदिर, आदि केदारेश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य गद्दी स्थल के कपाट बंद होने के बाद वेद ऋचाओं का वाचन भी समाप्त हो गया था। सोमवार को माता लक्ष्मी मंदिर में विशेष पूजाएं आयोजित की गई। कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल ने सखी वेश यानी स्त्री का रूप धारण करके माता लक्ष्मी को गर्भगृह में विराजमान किया। अंतिम दिन माता लक्ष्मी के गर्भगृह में विराजमान होने से पहले उद्धव और कुबेर की मूर्तियों को गर्भगृह से बाहर निकाला गया और मंगलवार को पूरे विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए। देखिए, यथा समय भगवान का भोग लगा, रावल जी ने सखी वेश धारण किया, भगवती लक्ष्मी को अंक में लेकर के भगवान के पास रखे और तत्पश्चात भगवान की आरतियां लक्ष्मी नारायण की एक साथ हुई और तब पहले उद्धव जी बाहर निकले हैं, पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगे, कल मंदिर से बाहर हो गए। आज कुबेर जी भी बाहर निकल पड़े हैं। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु धाम में मौजूद रहे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार यात्रा व्यवस्था बेहतर रही, इसलिए रिकॉर्ड संख्या में यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। इस बार बहुत अच्छे दर्शन हुए, हर बार दर्शन अच्छे होते हैं, ओपनिंग में भी क्लोजिंग में भी। ठंड बहुत है, -18 डिग्री टेम्परेचर है और इस समय भी बिल्कुल कितना ठंड है, -10 डिग्री है और रात में तो 18 डिग्री हो जाता है। 98 से मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ। भगवान विशाल की कृपा से बहुत अच्छी यात्रा चली है और जैसा थोड़ा बीच में आपदा भी आई थी, लेकिन उसके बाद अब आज तक काफी यात्री आए हैं। अभी भी देखो, आज 25 तारीख को भगवान विशाल इतने सालों बाद इतनी देर में कपाट बंद हुए हैं, लेकिन पूरा जोश और पूरी भीड़ भाड़ है, तो काफी अच्छा रहा है ये साल। चाहते हैं कि अब ये भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद हो रहे, तो अगले साल के हम उम्मीद में रहते हैं कि चलो अब जल्दी कपाट खुले, फिर सब लोग फिर दर्शन के लिए आए, तो इसलिए ये बड़ा बहुत पल है। इस बार की यात्रा किस तरीके की रही? यात्रा ठीक रही, वैसे तो यात्रा ठीक रही, बीच में जरा आपदा इनसे थोड़ा प्रॉब्लम हुई, लेकिन ये है कि अब ये तो भाई पहाड़ी क्षेत्र है, तो बरसात में ये प्रॉब्लम तो होती है, फिर भी यात्रा बढ़िया रही।
उत्तराखंड में इस बार रिकॉर्ड यात्रा हुई है। 50 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धाम में पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में करीब 17 लाख यात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। मंगलवार को कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा का सफल समापन भी हो गया। अयोध्या में राम मंदिर में मंगलवार को धर्म ध्वजा को फहराया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने राम मंदिर को एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मंदिर निर्माण का नहीं बल्कि राष्ट्रीय आत्मविश्वास के पुनर्निर्माण का क्षण है। देश हर स्तर पर उन मूल्यों की तरफ लौटे जो भारतीय परंपरा के करीब हों। अपनी जड़ों से जुड़ना किसी अतीत में लौटने की कोशिश नहीं बल्कि 21वीं सदी में नए भारत की नींव तैयार करने का प्रयास है। वहीं देहरादून में बीजेपी ऑफिस में अयोध्या के राम मंदिर में फहराए गए धर्मध्वजा का जश्न देखने को मिला। पार्टी ऑफिस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। वहीं राम भजन भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने गाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय राम। दशकों का जो हमारी प्रतीक्षा थी, आज विधिवत रूप से अयोध्या में श्री राम मंदिर में जो ध्वजारोहण हुआ है, उस ध्वजारोहण के होने से जो राम मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया थी, आज विधिवत रूप से संपन्न हुआ है। हम सब भारतवासियों का सौभाग्य है कि भारत की आत्मा, भारत के सनातन का प्रतीक, भारत की संस्कृति और उसके रूप में आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। अल्मोड़ा के कसार देवी क्षेत्र में मचोड़ में एक मकान की दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। रुड़की में पुलिस ने बॉर्डर क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। बाहरी राज्यों से आ रहे वाहनों की चेकिंग की गई। अल्मोड़ा मैग्नेसाइट फैक्ट्री जरौली के कर्मचारी 14 महीनों से वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं। बागेश्वर के कई ग्रामीण इलाकों में इन दिनों जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बागेश्वर में शंभू ग्लेशियर ट्रैक रूट पर और पौनीधार ट्रैक रूट का निर्माण हो रहा है। हल्द्वानी में एक हफ्ते तक चलने वाले सहकारिता मेले का उद्घाटन हो गया। अल्मोड़ा में 1199 मेधावी निर्धन परिवार के स्कूली विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए। दिवंगत फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का काशीपुर से भी नाता रहा। उनके पिताजी का एक फॉर्म भोगपुर में था। स्वच्छता के क्षेत्र में हरिद्वार को मॉडल जिला बनाने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट है। उत्तरकाशी के रायका आर्शिल में सामुदायिक रेडियो स्टेशन का लोकार्पण किया गया। उत्तर प्रदेश की तरह अब उत्तराखंड में भी गन्ने का मूल्य बढ़ सकता है। सरकार बुधवार को कैबिनेट में फैसला ले सकती है। बढ़ोतरी होने पर किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। फिलहाल उत्तराखंड में गन्ने का मूल्य 365 से 370 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। किसानों का कहना है कि प्रदेश में गन्ना किसानों की लागत लगातार बढ़ रही है। खाद, बीज, डीजल और मजदूरी सब महंगे हुए हैं। वहीं मामले में गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि गन्ना मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा और मंजूरी मिलते ही नया मूल्य लागू कर दिया जाएगा। 3.5 साल में मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जो कोई सरकार नहीं कर पाई आज तक, वो हमारी सरकार ने करके दिखाया है कि हमने तराई सत्र खत्म होने के 3 महीने के अंदर अंदर पूर्ण गन्ना भुगतान कर दिया है। चाहे वो सरकारी चीनी मिल हो, सहकारी हो, चाहे वो प्राइवेट चीनी मिल हो। इकबालपुर एक एक्सेप्शन है जहाँ पे प्रॉब्लम आई है। इस बार हमने उसके ऊपर आरसी भी काटी है और आरसी काटने के बाद उसको कोई भी गन्ने का सेंटर इस बार अलॉट नहीं किया गया है, इस शर्त के साथ कि जब तक वो पूर्ण पेमेंट पुराना नहीं बकाया पूर्ण कर देंगे तब तक उनको कोई नया सेंटर नहीं दिया जाएगा। उत्तराखंड बीजेपी के युवा मोर्चे की नई कार्यकारिणी को लेकर इन दिनों पार्टी ऑफिस में खूब चहल पहल है और नई टीम में जगह पाने की कोशिश में है। लेकिन पार्टी ने इस बार साफ संकेत दिए हैं कि जो भी 35 साल की उम्र पार कर चुके हैं उनके लिए रास्ता मुश्किल हो सकता है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विपुल मेंदोली का कहना है कि संगठन की बैठक और टोली चर्चा के बाद की नामों पर मोहर लगेगी। हालांकि अंदर खाने खबर है कि पार्टी इस बार नई टीम में नए चेहरों को तरजीह देने के मूड में है। पार्टी पदाधिकारियों के लिए उम्र सीमा 32 से 35 साल तय की गई है। इस तरह से देखा जा रहा है, युवा मोर्चा जब विद्यार्थी परिषद से होकर युवा मोर्चा का नेतृत्व करने के लिए आता है तो उसका क्राइटेरिया एक 30 से 32 साल तक हमने रखा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी अब बूथ लेवल तक के अंतिम छोर के कार्यकर्ताओं तक जा रही है, कॉलेजों तक जा रही है कि वो युवा नेतृत्व उभर के सामने आए और देश का नेतृत्व करने और प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए युवा आगे बढ़े। एक संगठन में नवीन संरचना भी ज़रूरी है और नया जब ब्लड हमारे पास आता है तो ऑब्वियसली और अच्छी चीज़ें होती हैं। वो कहते हैं ना, नई कला नूतन रचनाएं, तो इस तरीके का विषय रहता है। हम कोशिश करेंगे कि अच्छे नए लोग जुड़ें, पुराने लोगों का समावेश भी ज़रूरी है क्योंकि एक्सपीरियंस ऑब्वियसली चाहिए होता है। तो ये सब इनका एक समायोजन करके ये एक टोली बैठक में हम निर्धारित करेंगे कि क्या हो।